इस रीडिंग में हम लोग LOS 86F कवर करेंगे। इसमें खाली एक ही कंसेप्ट के बारे में बोला है विच इज़ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। तो ये क्या होता है अभी ये डिस्कस करेंगे। अपने ऊपर पूरा IPS के बारे में डिस्कस किए कि क्या कंस्ट्रेंट्स होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, क्या एस्टिमेशंस होगा या क्या अजम्पशंस होगा कोई भी एक इन्वेस्टर का, राइट, क्या एक्सपेक्टेशंस होगा, ऑब्जेक्टिव्स जो रहेगा इन्वेस्टर का। तो ये सब अपने ऊपर किए थे। अब वो सब जानने के बाद, राइट, एक इन्वेस्टर के बारे में उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्या रिस्क है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, ये सब जानने के बाद तब अपने क्या करेंगे, तब अपने ये डिसाइड करेंगे कि अपने को कौन सा एसेट क्लास में कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, आज एक क्लाइंट है, वो मेरे को 10 करोड़ रुपया दे रहा है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि सर 2 साल तक तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद मेरे को 1 करोड़ रुपया लगेगा, मेरे को अपना बच्चे को बाहर भेजना है फॉरेन पढ़ने, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद मेरे को 5 करोड़ रुपया लगेंगे फॉर सम यूज। वो भी बता देगा कि मेरे को घर खरीदना है या वोल्टर वोल्टर कुछ फैमिली के साथ मारना है, कुछ हो सकता है उसका, कुछ मर्जी हो। और लास्ट में जब मैं पोर्टफोलियो 20 साल के बाद अपना कंप्लीट रहूँगा, जब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, तब मेरा मन है कि मैं उसमें से 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ या 10 करोड़ का जो भी एक अमाउंट वो बोल देगा, स्पेसिफाई कर देगा, एक रीजनेबल अमाउंट ही बोलेगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमाउंट बोल देगा, बट एक अमाउंट वो स्पेसिफाई कर देगा कि सर अराउंड दिस मच अमाउंट इज समथिंग दैट आई विश टू विड्रॉ फॉर XYZ पर्पसेस। तो अब ये सब का मान लो जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, राइट, ये सब के बेसिस पे हम लोग एक एलोकेशन मारेंगे। सबसे पहले अपने ये देखेंगे उसको 2 साल में रुपया चाहिए, तो वो जो 2 साल में उसको रुपया 1 करोड़ चाहिए वो अपने एकदम सेफर इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इनकम, तो 1 करोड़ रुपये हम लोग ने कम से कम फिक्स्ड इनकम में हम लोग को डालना है ताकि उसका फर्स्ट गोल तो एटलीस्ट मीट हो जाए, राइट। अब अपने पास बचते हैं 9 करोड़। अब उसका जो क्लाइंट का और कुछ ऐसा लिक्विडिटी डिमांड्स है नहीं, तो और लॉन्ग टर्म होराइजन भी है, तो अपने ये कर सकते हैं 2.5 से 3 करोड़ अपने उसका रियल एस्टेट में डाल दिए, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो इक्विटी में है उसको नेक्स्ट आई थिंक अपने जो एग्जांपल किए थे 4 या 5 साल में और कुछ रुपया चाहिए था, राइट। तो उस केस में अपने क्या, वी स्टिल हैव 6-7 years टोटल में, 5-6 years बिफोर द नेक्स्ट रिडेम्पशन माइट टेक प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट, राइट। तो उस केस में अपने क्या करेंगे यार, ओके 40-50% ऑफ द पोर्टफोलियो अपने इक्विटी में डाल सकते हैं, या मे बी 40% अपने इक्विटी में डाल सकते हैं। तो अपना स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन देखो किस तरह प्ले हो गया। अब 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चला गया, 10-15% मतलब 1 से 1.5 करोड़ रुपया अपना फिक्स्ड इनकम में चला गया, 25-30% अपना ऑल्टरनेटिव एसेट्स में चला गया, जो भी बचा कुछ अमाउंट है, राइट, सपोज वो अपने को कमोडिटी मार्केट में डालना है तो वो कमोडिटी मार्केट में चला गया, या फिर वो इक्विटी में ही अपने चाहे तो और ऐड ऑन कर सकते हैं, तब अपना इक्विटी हो जाएगा 60%। अब इक्विटी के अंदर भी अपने डिवाइड कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं, इक्विटी के अंदर हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर टोटल में इक्विटी का 60-65% का अपने वेटेज दे रहे हैं, तो सपोज उसमें रहेगा कि लार्ज कैप विल कवर एटलीस्ट 30-35%, मिड कैप विल कवर 10-15% एंड अपना स्मॉल कैप विल ऑल्सो कवर 10-15%। अपने जो एसेट्स में, जो एसेट क्लासेस में एलोकेट करेंगे अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वापस से जो एसेट्स में, जो एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्ट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट, वो अपना हो जाएगा स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। हैविंग डिटरमाइंड द इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिंग एन IPS, a strategic asset allocation is developed which specifies the percentage allocation, वही अपने जो रेंज था अपना 30-35 के आसपास जो भी अपना रेंज बनेगा, to the included asset classes, in choosing which asset classes to consider when developing the strategic asset allocation। कौन से asset classes होने चाहिए, अपने क्या देखेंगे, एक इन्वेस्टर का ये सब तो देखेंगे, बट ये सब देखने के बाद और भी क्या देखेंगे, the correlations of returns within an asset classes should be relatively high, indicating that the assets within the assets, sorry, indicating that the assets within the class are similar in the investment performance. On the other hand, it is low correlations of return between asset classes that leads
टू रिस्क रिडक्शन थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब ये एक लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिमिलर साउंड करता है, बट दोनों, ये एक लाइन में जो दो लाइन अंदर है, दोनों बहुत डिफरेंट है। समझो क्या बोला है। एक हो गया एसेट क्लास, मतलब आज अगर मैं इक्विटी में लार्ज कैप ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास 4 स्टॉक्स है ABCD, ठीक है, और ये लार्ज कैप में है चारों के चारों। तो अब इसके मतलब क्या होता है, ये चारों एक एसेट क्लास में है, एक एसेट क्लास है, एसेट क्लास सपोज 1, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे पास लार्ज कैप में 4 एसेट्स है, 4 एसेट्स है A B C और D, ठीक है। तो मेरा एसेट क्लास 1 के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे जो ABCD है, दे शुड हैव हाई कोरिलेशंस विद ईच अदर। मतलब अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ना चाहिए, C भी बढ़ना चाहिए, D भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना A बढ़ेगा उतना ही B बढ़ेगा, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशंस, ठीक है। सो यही यहाँ पे बोला है कि द कोरिलेशंस ऑफ रिटर्न्स विद इन एन एसेट क्लास, विद इन एन एसेट क्लास मतलब एसेट क्लास के अंदर ABCD शुड बी रिलेटिवली हाई, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द एसेट्स विद इन द क्लास आर सिमिलर। आज तभी तो लार्ज कैप में है, अगर सिमिलर एसेट्स नहीं है तो चारों, तो फिर लार्ज कैप का आप एक क्लास के अंदर उसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही बोला है। अच्छा, सेकेंडली क्या बोला है कि एसेट क्लासेस के बीच, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स एंड इक्विटीज, बोथ आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, ठीक है। तो एसेट क्लासेस के बीच लो कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो एक एसेट क्लास 1 में इन्वेस्ट किए, एक एसेट क्लास 2 में इन्वेस्ट किए, ठीक है, दोनों ही साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ घट रहा है, तो आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। आपने अगर सपोज एक तरफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, एक तरफ इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो क्या हो रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है, बॉन्ड घट रहा है, आपका बैलेंस हो जा रहा है, मतलब नेट में आप प्लस में हो बट रिस्क आपका कम हो जा रहा है। सिमिलरली अगर मान लो बॉन्ड बढ़ रहा है तो इक्विटी घट रहा है, वहां पे आपका रिस्क अगेन डाइवर्सिफाई हो जा रहा है, राइट। तो लो कोरिलेशंस बिटवीन एसेट क्लासेस लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन, बट विद इन एन एसेट क्लास, एक एसेट क्लास के अंदर हम लोग को हाई कोरिलेशन चाहिए। आई होप ये एस्पेक्ट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिमिलर है बट डिस्टिंक्टिव भी है, इसीलिए ये पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Historically, only the broad categories of equities, bonds, cash and real estate were considered. आजकल बहुत सारे हो गए हैं, ये सब अपने को ऐसा कुछ मार्किंग नहीं करना है। अब इसमें भी लोग इक्विटी को लार्ज, स्मॉल, फॉरेन, डोमेस्टिक ऐसे डिवाइड कर दिया, वही सब बोला, इमर्जिंग मार्केट, डेवलप्ड मार्केट में ऐसे डिवाइड कर दिया। आप जितना चाहो अपना एसेट क्लासेस को और फर्दर डिवाइड कर सकते हो। नीचे वाला पेज में एक है, ये अपने एक बार देख लेते हैं, आपका काम अपना काम हो जाएगा उससे। इसमें यही बोला है कि इक्विटीज़ में अपने किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, बॉन्ड्स में अपने किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो गया, स्पेक्यूलेटिव हो गया, फॉरेन, डोमेस्टिक, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, सेम यहाँ पे इक्विटीज़ में भी अपने ये सब देख सकते हैं। तो अपने सीधा ही यूनिवर्स पे ही एक बार देख लेते हैं कि देखो ग्रोथ एसेट्स में अपने कैसे डालेंगे। पैसिव ग्लोबल इक्विटीज़ उसके अंदर आ गया, एक्टिव ग्लोबल इक्विटीज़ आ गया, लार्ज कैप US इक्विटीज़ आ गया, स्मॉल कैप US इक्विटीज़ आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये सभी जो भी एसेट्स है सब ग्रोथ स्टॉक्स है, सब ग्रोथ एसेट्स है, बट इसके अंदर इतना सब कुछ है जो अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर अपने डाउन टर्न हेजिंग एसेट्स देखें तो अपना कोर फिक्स्ड इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म क्वालिटी क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये सब भी अपना एक शीट है जो अपने देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको एकदम अपने को सिंपल स्ट्रक्चर रखना हो तो फिर अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटीज़ में अपना क्या क्या हो गया, डोमेस्टिक हो गया, फॉरेन हो गया, लार्ज मिड स्मॉल हो गया, अगर आपका इमर्जिंग मार्केट, डेवलप्ड मार्केट हो गया, बॉन्ड्स में अपना क्या क्या हो गया, फॉरेन डोमेस्टिक हो गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हो गया, इन्वेस्टमेंट गेट हाई यील्ड हो गया। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अपने इसके साथ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, खासकर एसेट क्लासेस के बीच का कोरिलेशन और एसेट्स विद इन एन एसेट क्लास के बीच का कोरिलेशन, ठीक है। तो वापस आई जस्ट रिपीट सिंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कोरिलेशंस ऑफ एन एसेट क्लास और नहीं, the correlations of assets within an asset class should be high, but the correlations between asset classes should be low, ठीक है। So this was it for LOS 86F. नेक्स्ट क्लास अपने LOS 86G से स्टार्ट करेंगे।